पंजाब का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है सरसों के पीले पीले खेत, पकी गेहूं से लहराते सुनहरे खेत, मक्की की रोटी, सरसों का साग, मक्खन और लस्सी से भरा ग्लास। बैसाखी और लोहड़ी पर रंग बिरंगे कपड़ों में भंगड़ा करते आदमी और गिद्दा करती औरतें। पर क्या आज भी पंजाब की छवि ऐसी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनसुनी कहानियां के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिंदगी के रंगों से भरा रंगला पंजाब काला क्यों हो गया, लस्सी पीने वाले लोग दारू में कैसे डूब गए, साग मक्खन खाने वाले लोगों ने गांजा, अफीम, स्मैक, चिट्टा आदि क्यों खाना शुरू कर दिया, भंगड़ा करते करते लोगों ने हथियार क्यों चलाने शुरू कर दिए। उड़ता पंजाब फिल्म जब आई थी तो काफी विवादों में रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसी फिल्में नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि इससे युवा पीढ़ी पर गलत असर होगा, जबकि पंजाब के लोग कह रहे थे कि जितना बुरा हाल पंजाब का फिल्म में दिखाया गया है वो असलियत का 1% है। पंजाब के हालात फिल्म में दिखाए गए हालातों से कई ज्यादा बुरे हैं। ड्रग्स का पंजाब में आगमन। पंजाब में नशा ब्रिटिश राज की देन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े पैमाने पर अफीम का कारोबार शुरू किया था। ब्रिटिश शासक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अफीम, हेरोइन, भांग, दारू जैसे नशीले पदार्थों का खुलकर प्रचार किया। शुरुआत में तो दर्द निवारक के रूप इनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर अफीम की फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी। उस समय की दवा की बड़ी कंपनियों बेयर एजी, पार्के डेविस एंड कंपनी, ETC ने ड्रग्स से होने वाले फायदे को समझ लिया था, इसलिए इन कंपनियों ने हेरोइन और मार्फिन जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थ बनाने शुरू कर दिए, जो कि अफीम से कई ज्यादा खतरनाक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इन ड्रग्स को चीन में भेजती थी। जब चीन में अफीम पर प्रतिबंध लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन से बैन को हटाने के लिए कहा। जब चीन नहीं माना तो ब्रिटिश रूलर्स ने चीन से युद्ध तक लड़ लिया। लड़ते भी क्यों नहीं, नशीली चीजों को बेचने पर मिलने वाला फायदा जो इतना ज्यादा था। आप सोच रहे होंगे कि बात पंजाब की हो रही है और हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन की बात करा रहे हैं। थोड़ा सा सब्र जनाब, हम वही यानी कि पंजाब के मुद्दे पर ही आ रहे हैं। 20वीं सदी के शुरू में ही यूरोपीय देशों के साथ साथ चीन और जापान को भी समझ आ गया था कि नशे की लत पूरी दुनिया के लिए महामारी की तरह घातक हो सकती है। इसलिए 1912 में नीदरलैंड्स की राजधानी हैग में नशीले तत्वों जैसे कि अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन आदि के सेवन को बैन करने का इंटरनेशनल समझौता हुआ। इसे हम इस तरह का पहला समझौता भी कह सकते हैं। इस पाबंदी से इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनीज को और ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने इसे बैन और रिस्की काम बताकर काफी ज्यादा महंगा बेचना शुरू कर दिया, जो कि आज तक अवैध और गैर कानूनी रूप में चल रहा है। एशिया में आज के टाइम में यह धंधा 2 क्षेत्रों में सबसे अधिक फल फूल रहा है। एक है गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें म्यांमार और साउथ चाइना के कुछ हिस्से शामिल है। दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण एशिया के कुछ देश शामिल हैं। पंजाब का दुर्भाग्य है कि पंजाब इन देशों के बहुत पास है, और दूसरा, पंजाब की सभी सरकारों ने ब्रिटिश रूल वाली भूमिका ही निभाई है। पंजाब की हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे नेता हैं जो नशीली वस्तुओं के बड़े व्यापारी हैं। इलेक्शन के टाइम सब पार्टियां एक दूसरे का नाम उछालती हैं, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के वादे करती हैं, पर इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी के नशे के धंधे में शामिल सभी नेताओं को सरकारी सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस धंधे को कम करके अपना भारी भरकम नुकसान नहीं करना चाहती। हर कीमत पर मुनाफा कमाने की चाहत तो कूट कूट कर भरी हुई है यहाँ के नेताओं में। कितने लोग पंजाब में नशा करते हैं? PGI चंडीगढ़ के हाउस टू हाउस सर्वे के अकॉर्डिंग हर 6 में से एक व्यक्ति नशा करता है। पंजाब में लगभग 30 लाख के करीब लोग नशे की लत के शिकार हैं। 22 लाख के लगभग शराब और 16 लाख के लगभग तंबाकू का सेवन करते हैं। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.5 लाख के करीब ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स में सबसे ज्यादा अफीम, हेरोइन और चूरापोस्ट का यूज होता है। हर दूसरा नशेड़ी अफीम और चूरापोस्ट लेता है। हर चौथा इंजेक्शन से नशे लेता है। इंजेक्शन से सबसे ज्यादा हेरोइन लिया जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा नशा मानसा जिले में है। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें 29 मई 2022 को दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया था, वो भी मानसा जिले के हैं। PGI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानसा जिले के 39.1% लोग नशा करते हैं। सबसे कम नशा फिरोजपुर के लोग करते हैं। इसके बाद कपूरथला, फरीदकोट और लुधियाना का नंबर है। पंजाब के लोगों को नशा मिलता कहां से है? ज्यादातर नशा ड्रग डीलर्स ही लोगों तक पहुंचाते हैं। ये डीलर कोई भी हो सकता है, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कोई पुलिस वाला या गांव और छोटे शहरों और कस्बों में झोला छाप डॉक्टर्स। ये लोग मजे के लिए चखने को देते हैं और फिर आदत होने और मोटी रकम वसूलना शुरू कर देते हैं। झोला छाप डॉक्टर्स खुलेआम नशे की दुकान खोलकर बैठे हैं। गांव और कस्बों में हॉस्पिटल्स तो होते नहीं हैं, अगर हैं तो सिर्फ नाम के, इसलिए वहां के लोगों को हर बीमारी में सबसे पहले इन्हीं झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको कस्टमर्स आसानी से मिल जाते हैं।
बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो ड्रग डीलर्स को पकड़ते हैं, नशीले पदार्थ जब्त करते हैं, लेकिन मीडिया और सरकार को आधी क्वांटिटी ही बताई जाती है। जैसे कि अगर 2 किलो हेरोइन पकड़ी है तो मीडिया और सरकार को 1 किलो बताते हैं। कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो खुलेआम ही नशेड़ियों को बचाते हैं और कुछ किसी भरोसेमंद डीलर या झोला छाप डॉक्टर्स के थ्रू बेचते हैं। कुछ डीलर्स, पुलिस वाले, झोला छाप डॉक्टर्स तो करोड़पति बन गए हैं इस धंधे से। सबसे इजी टारगेट होता है कॉलेज स्टूडेंट्स। पंजाब में कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं कि वहां अगर किसी ने अपना बच्चा भेज दिया तो डिग्री लाए न लाए पर नशे की लत जरूर लेकर आएगा। आसपास की स्टेट्स के लोग अपने बच्चे को पंजाब के कॉलेजेस में एडमिशन करवाने से कतराते हैं। पंजाब में नशा कहां से आता है? पंजाब में नशा विदेशों से आता है, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में दुनिया की 90% अफीम की पैदावार होती है। ये देश इतनी अफीम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए पंजाब जैसी जगहों पर इसकी तस्करी करता है। पंजाब में अफीम उगाई नहीं जा सकती, फिर भी यहाँ हर साल 7500 करोड़ की अफीम बेची जाती है। पंजाब की 550 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र से नशा भारत भेजा जाता है। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान तस्करों की मदद करता है। नदी, नाले, नहर बहुत पुराना जरिया है तस्करी का। बॉर्डर पर जो गांव है वहां भी बहुत से मजदूर और किसान ड्रग तस्करी से पैसा कमा रहे हैं। सीमा पार से तस्कर खेतों में ड्रग्स के पैकेट्स फेंक देते हैं। जो किसान या मजदूर तस्करों से मिला हुआ है वो पैकेट्स उठाकर अपने घर ले जाता है और उनके घर से तस्करों के एजेंट्स ले जाते हैं। सिर्फ खेत से घर ले जाने के काम की बहुत मोटी रकम मिलती है। पठानकोट हमले के बाद पंजाब बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त होने के बाद राजस्थान के बॉर्डर से तस्करी बढ़ाई गई है। नशे की वजह से बढ़ते हैं अपराध। नशे की लत लग जाने के बाद इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। नशेड़ी को हर हालत में अपनी डोज चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ लोग अपने घर का सामान, गहने, घर, जमीन सब कुछ बेच देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं होता। ये जिनके पास कुछ बेचने की पावर नहीं होती, जैसे कि स्टूडेंट्स, तो वो लोग दूसरे तरीके अपनाकर अपने ड्रग्स का इंतजाम करते हैं। ये तरीके हैं चोरी, डकैती, स्नैचिंग, मर्डर, किडनैपिंग एटसेट्रा। अब जिस स्टेट में 2.5 लाख लोगों को नशे की लत लगी हो, वहां अपराध बढ़ने से कौन रोक सकता है? पंजाबी गायकों का योगदान। 90 के दशक तक पंजाब के गायक जैसे कि गुरदास मान, हंसराज हंस, चमकीला, सुरेंद्र कौर, जगमोहन कौर, नुसरत फतेह अली खान, सुरेंद्र शिंदा जैसे गायकों ने अच्छे गानों के साथ पंजाबी लोकगीत, पंजाबी कल्चर को भी मान सम्मान के साथ दुनिया के सामने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 90 के दशक में पंजाबियों में कनाडा, यूएसए, यूके आदि में तेजी से पलायन होने लगे, पर 90 के दशक के अंत तक बहुत सारे नए सिंगर्स आ गए जो इंडिया के साथ साथ इंडिया से बाहर रह रहे पंजाबियों तक पहुंचना चाहते थे। इसी के चलते पंजाबी फोक कल्चर पंजाबी पॉप में बदलने लगा। सबसे पहले गानों में दारू शब्द का यूज शुरू हुआ, फिर AK-47 जैसे हथियार लिरिक्स का हिस्सा बनने लगे। धीरे धीरे अफीम, कोकेन, चिट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल आम हो गया। हालांकि ये शब्द यूज करने पर सिंगर्स के खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और विवाद भी बढ़े हैं, पर जितना बड़ा विवाद होता है वो सिंगर उतना ही पॉपुलर हो जाता है। अब हालत ये हो गई है कि जितना ज्यादा हथियार लहराओगे, नशे गिनाओगे, उतना ज्यादा कमाओगे, क्योंकि युवा पीढ़ी ही नए सिंगर्स को ज्यादा सुनते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं। नशा करने वाले, हथियार रखने वालों को कूल डूड समझा जाता है, इसलिए हर यंगस्टर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कूल डूड बनने की कोशिश में नशेड़ी और क्रिमिनल बन रहे हैं। हम इस वीडियो के जरिए सभी सिंगर्स और एक्ट्रेस या फिर हर वो सेलिब्रिटी जिसे लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देश के लोगों को देश की तरक्की में योगदान देने के लिए इंस्पायर करें, देश छोड़कर विदेश जाने के लिए, नशेड़ी और क्रिमिनल बनने के लिए नहीं। तो हाँ दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।